नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह सहगल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर, जिसकी बेसिकली हमारी पिछली 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कोर्स के कंटेंट के बारे में बात की थी। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग, अकाउंटेंट और अकाउंटिंग जॉब के बारे में बताया था। थर्ड क्लास में जो हमने आपसे बात की थी सर कि भैया अकाउंटिंग है क्या, ट्रांजेक्शन्स क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, ये बात की थी। पहली क्लास को हम काउंट नहीं कर रहे बिकॉज इंट्रोडक्शन क्लास थी। सो अगर हम कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स की थर्ड क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, पिलर ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्री की बात करने वाले हैं। तो सर क्लास में पूरा बने रहिएगा। फटाफट से शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं कि सर आज की क्लास में इंटरेस्टिंग क्या है। क्लास को स्किप करने की भूल कभी भी मत करना। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सो बेसिकली भाई पिछली क्लास में हमने देखा था अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका है अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शंस क्या है? किसी भी बिजनेस में पैसों के रूप में जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो माल खरीदा जा रहा है, चाहे वो सर्विसेज खरीदी जा रही है, चाहे वो बैंक में पैसा जमा कराया जा रहा है, चाहे बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, चाहे सैलरी दी जा रही है, रेंट दिया जा रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है, किसी से पैसा लिया जा रहा है। सो बिजनेस के ट्रांजैक्शन किसके? बिजनेस के, बिजनेसमैन के नहीं कि बिजनेसमैन ने घर के लिए साड़ी ली, घर के लिए कपड़े लिए, घर के लिए सब्जी ली, घर के लिए दूध लिया, वो मत लिखने बैठ जाना। वो बिजनेस के हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है ये लेवल 4 के अंदर सीखेंगे। अभी बात कर रहे हैं बिजनेस की अकाउंटिंग की। तो बिजनेस की अकाउंटिंग में जो बिजनेस के लेन देन है, बिजनेस में अगर चाय आ रही है तो सर रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में अगर कपड़े आ रहे हैं तो रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में पेन आ रहा है रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में टीवी आ रही है रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में एसी आ रहा है, माल आ रहा है, सर्विसेज आ रही है, गुड्स आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। सो रिकॉर्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग था उसमें क्या था? पहले ट्रांजैक्शन होना, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, जर्नल बुक। बट अगर मैन्युअली की बात करें तो मैन्युअली अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री होती है। सर आप हमें मैन्युअली सिखा क्यों रहे हो? बिकॉज मैन्युअली के बिहाफ पे आपके जो है ना कंसेप्ट क्लियर होंगे, और हम आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहते, लीडर बनाना चाहते हैं। हम आपको टैली ऑपरेटर नहीं बनाना चाहते, अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। तो बात करेंगे पहले कुछ कंसेप्ट की, जिससे आपको पता लगे कि बेसिकली जब आप टैली में रिकॉर्डिंग करते हो तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है, वो एंट्री कहाँ पे कैसे फ़र्क करती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। अगर मैन्युअली की बात करें तो मैन्युअली जो पहली किताब है वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो जर्नल एंट्री का मतलब है सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब इसकी क्लासेस नहीं बनाई हैं, पहले रिकॉर्ड करना कि भाई माल खरीदा तू भी आ जा, सैलरी दी तू भी आ जा, सैलरी ली तू भी आ जा, रेंट दिया तू भी आ जा, बैंक में पैसा जमा कराया तू भी आ जा, बैंक से पैसा निकाला तू भी आ जा, चाय लेके आए, दूध लेके आए, प्रिंटर लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, सबको रिकॉर्ड कर लो। तो ये क्या है? जर्नल एंट्री है। इसी तरीके से टैली में होता है जर्नल बुक है, परचेज का वाउचर, सेल का वाउचर, पेमेंट का वाउचर, कॉन्ट्रैक्ट का वाउचर, रिसीव का वाउचर। हमारे लिए आसानी क्या है अकाउंटेंट के लिए? अकाउंटेंट के लिए मैनुअल अकाउंटेंसी बहुत टफ है, क्योंकि सारा काम खुद से करना पड़ता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो कुछ भी कठिन नहीं है, इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान, सबसे मजेदार जॉब है अकाउंटिंग की। तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जर्नल एंट्री, इनिशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की पहली किताब। तो सर जर्नल एंट्री होता क्या है? कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर, डेट बाय डेट रिकॉर्ड करना। डेट बाय डेट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना क्या है? जर्नल एंट्री है। जर्नल बुक भी यही है, पर जर्नल एंट्री मैन्युअली में थोड़ा सा अलग है। कंप्यूटर पे चलते हैं तो उसके अलग अलग वाउचर बना दिए। चीज़ें दोनों ही सेम है, चीज़ें दोनों ही सेम है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा आसान है, मैन्युअली उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है। ठीक है। सो अगर बात करें किताबों की, जो आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, तो जर्नल एंट्री का जो प्रारूप है वो कुछ ऐसा होता है: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट के अंदर जिस तारीख को आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है वो लिखेंगे आप। पर्टिकुलर के अंदर आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है अभी हम सीखने वाले हैं सर। लेजर फोलियो नंबर, बेसिकली जब हम मैन्युअली काम करते हैं तो लेजर्स के नंबर लिख दिए जाते थे कि ये एंट्री का इम्पैक्ट कौन से लेजर के कौन से पेज पे आपको मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट अभी आप सीखने वाले हो थोड़ी ही देर के अंदर। तो ये बेसिकली जर्नल एंट्री का प्रारूप होता है। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है, इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सो जर्नल एंट्री हम सीखते हैं कि सर जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री में आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और बिल्कुल आसान, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल आप सीख जाओगे। कठिन से कठिन जर्नल एंट्री चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सो भैया द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
आगे आने वाला है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जर्नल बुक या जर्नल एंट्री के अंदर, बट रिकॉर्ड किसको करना है, रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जिस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करने वाले हो उस ट्रांजैक्शंस के नेचर को आइडेंटिफाई करना, उस ट्रांजैक्शंस के नेचर को आइडेंटिफाई करना। मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, हालांकि मैं लास्ट में बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ आपको कि अगर अच्छा अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको अच्छी अकाउंटिंग करनी है तो आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए, चाहे वो जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईसी कुछ भी है, ट्रेड एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारी क्लास का, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ साथ बिजनेस की एक्टिविटी। सर कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तीसरी क्लास है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो अकाउंटिंग, प्लस मैनेजमेंट बोले तो बिजनेस की एक्टिविटी को समझना, बिजनेस कैसा है, ऑनर कैसा है, मेरा स्टाफ कैसा है, इसको कैसे समझते हैं आगे हम लोग सीखते रहेंगे। बट अभी शुरुआती क्लास है तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना होता है, चाहे मैनुअली की बात करो चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करो, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसका नेचर कैसा है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है या उसके आइडेंटिफाई करने के क्या पैरामीटर्स हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है, बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग सीखेंगे इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। सर बार बार ये बात क्यों बताते हो? अब मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखते होगे पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर P&L। मैं आपको केवल एक ही नियम से जो अभी आपके सामने आएगा उसी से आपकी जर्नल एंट्री, उसी से लेजर, उसी से ट्रायल बैलेंस, उसी से आपके फाइनल अकाउंट, उसी से लेजर रिकंसिलिएशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, सभी इसी के अंदर है। केवल यही रूल, जो रूल अभी आपके सामने आने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम कोई बेसिकली जर्नल एंट्री करना नहीं सिखा रहे, इसमें हम सिखा रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और यही रूल आपका जर्नल एंट्री से लेकर और लास्ट फाइनल अकाउंट तक चलेगा, यही रूल, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 4 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर आप डिपार्टमेंट को क्या रिपोर्टिंग करते हो, एंड ऑफ द ईयर आप डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करते हो P&L में क्या होता है सर, इनकम और एक्सपेंस। और क्या रिपोर्टिंग करते हो, बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी। पिछली क्लास में भी आपको चीज़ बताई थी। तो इसका मतलब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी में, तभी तो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मतलब P&L और बैलेंस शीट। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता है कि अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसके 4 रूप हैं, नेचर ट्रांजैक्शंस के 4 रूप हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी कुछ भी इसमें अपनी थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली आप जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उसके बाद जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो क्या बनाते हो, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इनकम, एक्सपेंस, P&L, असेट्स, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। इसलिए हम लास्ट में ना जाके हम शुरू से इसको लेके चलेंगे, हम शुरू से अपना बेस ही यही बनाएंगे। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, कॉपी पेस्ट हर जगह मिल जाएगा, डेबिट क्रेडिट हर जगह मिल जाएंगे, और वो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हर जगह मिल जाएगा। पर मेरे भाई यही प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो चीज़ हम लास्ट में करने वाले हैं उसकी पकड़ हम शुरू से बनाएंगे। हम लास्ट में क्या करते हैं, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, हम उसका काम शुरू से करके चलेंगे, हम उसका काम शुरू से करके चलेंगे। बोले तो जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको हम रियल, नॉमिनल, पर्सनल के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, ट्रांजैक्शन क्या होता है फिर बता दूं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर इन टर्म ऑफ मनी कॉल्ड ट्रांजैक्शन। पैसे के रूप में लेन देन होना। तो पैसे के रूप में लेन देन क्या होता है, माल खरीदा, माल बेचा, सैलरी दी, सैलरी ली, रेंट दिया, रेंट लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इस ट्रांजैक्शन का नेचर, कि जो भी हमने लेन देन करा है इसका नेचर कैसा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट्स है, या फिर ये लायबिलिटी है।
तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है ये समझेंगे, पर इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी होता क्या है, तभी तो समझ पाएंगे आगे। तो समझते हैं इनकम क्या है सर? गुड्स या सर्विसेज को बेचने पे जो पैसा आ रहा है, क्योंकि बिजनेस के अंदर है क्या, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बिजनेस में क्या है, तो गुड्स बेचो या सर्विस बेचो या अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन तीनों चीजों करने से जो आपके पास पैसा आ रहा है वो क्या है, इनकम है। गुड्स या सर्विसेज को बेचने पे या अपनी कैपिटल को कहीं इन्वेस्ट करने से जो आपके पास पैसा आ रहा है वो क्या है, वो है आपकी इनकम। प्रॉफिट नहीं है कि ये मत समझ लेना, प्रॉफिट है, इनकम है। क्या है, इनकम है, ठीक है। सर एक्सपेंस क्या होता है? इस इनकम को जनरेट करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो है एक्सपेंस, ठीक है। असेट्स क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे दे वो है आपकी असेट्स। और लायबिलिटी क्या होता है? कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी के ऊपर ड्यू है, जो कंपनी को पे करना है, वो क्या है, लायबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़े ध्यान से समझना भैया। मैं ये बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक एक रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जिस फेस पे अभी खड़े हो इस फेस पे आपके लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। बड़ी चीज़ों को ध्यान से समझो। अच्छा लगता है तो रिव्यू जरूर कर देना। आपके प्ले स्टोर में आता होगा ऑप्शन, या इन क्लासेस के बाद भी ऑप्शन होता होगा, मुझे पता नहीं है, आपको पता हो तो आप रिव्यू कमेंट वगैरह कर सकते हो। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी में। इनकम क्या है? गुड्स या सर्विसेज को बेचने पे जो पैसा आया इनकम है। उस पैसे को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो एक्सपेंस है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो 1 साल से ज़्यादा फायदा दे असेट्स है। कोई भी ऐसी अमाउंट जो कंपनी के ऊपर ड्यू है वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा लो, मैंने ये जो ट्यूशन फीस है जो आपसे ले रहा हूँ, मैं जो आपको कोर्स बेच रहा हूँ, इससे जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरे लिए इनकम है, ठीक है सर। इस कोर्स को जनरेट करने में जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ, नेट का खर्चा, वेबसाइट का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टाफिंग का खर्चा, स्वीपिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सब क्या है, ये एक्सपेंस है। क्योंकि एक्सपेंस क्यों हो रहे हैं? ये कोर्स बेचने के लिए हो रहे हैं। इनकम को जनरेट करने के लिए जो खर्चा है वो है एक्सपेंस, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लैपटॉप लेके आया, एग्जाम्पल के तौर पे कैमरा लेके आया, एग्जाम्पल के तौर पे माइक लेके आया, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो 1 साल से ज़्यादा फायदा दे जाएगा वो है एसेट्स। और जो मेरे ऊपर ड्यू है, एग्जाम्पल के तौर पे रेंट देना है, सैलरी देनी है, या किसी को और जो भी मैंने सर्विसेज लोगों से ली है इस बिजनेस को चलाने के लिए, उनका जो मेरे को पैसा देना है वो सब क्या है, वो सब है लायबिलिटी। सो आई होप आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर इस तरीके से समझ में आ गया आपको कहानी तो आपके लिए अकाउंटिंग हो जाएगी मजाक, जीएसटी हो जाएगा आपके लिए खेल। खेल में खेलने वाला खेल, मतलब बिल्कुल सिंपल। इनकम टैक्स तो आपको हंसी मजाक लगेगा, पर ये चीज़ें सबसे टफ है, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हुआ है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन ही तो हो रहा है। जैसे मैंने आपसे फीस ली, क्या है ट्रांजैक्शन? आपने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया, आपके लिए खर्चा, मेरे लिए इनकम। मैंने इस एक्सपेंस को जनरेट, इस इनकम को जनरेट करने में जो भी खर्चे करे हैं, मेरे लिए खर्चे, जिनको मैंने पैसा दिया उनके लिए इनकम। कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा वो क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है तो मेरे को आगे तक बेनिफिट देगा, इसलिए असेट्स है। हर साल वो दर बर दर खत्म होता जाएगा, डेप लगता जाएगा, तो वो एक्सपेंस का पार्ट उसमें से हम निकालते जाएंगे हर साल। इस साल वो पूरा का पूरा अमाउंट मेरे लिए खर्चा नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सपेंस नहीं बोल रहे। आपको एक चीज़ बताऊं कि एक्सपेंस और असेट्स में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इनकम और लायबिलिटी में भी बहुत माइनर सा डिफरेंस है। क्यों, कैसा है, मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। सो ये इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी की आपके सामने डेफिनेशंस बोले तो परिभाषा है। अब समझते हैं आगे और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को। तो भैया पिलर ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक यही चलेगा, इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी, ये क्या है, पिलर है। तो उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने, सैलरी ऑफ ₹5000 ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। सर सैलरी ड्यू है, अप्रैल की सैलरी मुझको देनी है, मैं बिजनेस हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, पर मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ। मैं फिर आपको अपने कोचिंग का एग्जांपल देता रहूँगा। मुझे अपने कोचिंग के स्टाफ की सैलरी देनी है, ड्यू है मेरे लिए। दूसरी कंडीशन, ये सब क्या, ये सब ट्रांजैक्शंस है ना, ये सब क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया। हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनके नेचर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
दूसरा ट्रांजैक्शन हमारे पास हमने सैलरी दे दी, सैलरी पेड कर दी। तीसरा ट्रांजैक्शन हमारे पास है हमने सैलरी किसी को एडवांस में दी। तो तीनों कंडीशन हमारे पास है, नंबर 1 सैलरी ड्यू है, नंबर 2 सैलरी दे दी, नंबर 3 सैलरी एडवांस में दे दी। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पर्सनल नॉमिनल रियल भूल जाओ। मैं जब पढ़ते थे हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में भी, एम.कॉम तक जर्नल एंट्री करना नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, वहाँ पे कुछ बताते ही नहीं है। रियल नॉमिनल का क्या करेंगे, कुछ नहीं आता। अकाउंटिंग में रियल नॉमिनल की रिपोर्टिंग नहीं करते हो, इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी की रिपोर्टिंग करते हो, भूल जाओ, दिमाग उसको बिल्कुल हटा दो, इसको समझो इनकम एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी। ओके, सो मुझको सैलरी देनी है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट में सीखी होगी टैली, आप लोगों ने हो सकता है बहुत से लोगों ने पहले अकाउंटिंग में सीखी होगी। आप लोगों को अभी तक अगर टैली आप सीखते हो तो आपको ऐसे सिखाया जाता है, सैलरी है खर्चा, इसका ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज का ग्रुप है परचेज, और कैश का ग्रुप है कैश इन हैंड। ये हम नहीं सिखाते, हम बहुत प्रैक्टिकल सिखाते हैं, आपको पता लगेगा आगे आगे। सैलरी का ग्रुप एक्सपेंस नहीं है, भूल मत जाना कहीं, इस काम को मत कर लेना। सैलरी का मेरे लिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर मेरे लिए खर्चा है तो ग्रुप एक्सपेंस है। अब मैंने जिसको सैलरी दी उसके लिए क्या वो एक्सपेंस है? नहीं, उसके लिए तो इनकम है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सैलरी का जो ग्रुप है वो एक्सपेंस है? नहीं है, बिकॉज मैंने खुद देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक प्रिंट आउट दे दिया जाता है, इसको याद कर लो भैया, सैलरी का ग्रुप एक्सपेंस, परचेज का ग्रुप परचेज, कैश का ग्रुप कैश, रेंट का ग्रुप खर्चा। नहीं, नेचर क्या है, मैंने दी तो मेरे लिए खर्चा, जिसको मिली उसके लिए इनकम, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन हमारे सामने है जिसमें हम सैलरी जो हमारे ऊपर ड्यू है। ड्यू का मतलब क्या होता है, सैलरी बेसिकली कब दी जाती है? जब पूरा महीना व्यतीत हो गया, जब पूरा महीना निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बीच में सैलरी दे दी जाती है, जैसे जैसे जिनकी डेटेड फिक्स होती हैं। तो भैया सैलरी बेसिकली महीना पूरे होने के बाद देते हैं। तो अब अगर मार्च की सैलरी की बात करें, चलो यहाँ पे तो हमने खैर अप्रैल लिखा, मार्च के एग्जांपल के तौर पे आप ले लो मार्च। अगर हम मार्च की सैलरी की बात करें तो मार्च की सैलरी तो हम देते कब है? मार्च की सैलरी हम देते हैं अप्रैल के अंदर, मार्च की सैलरी दे रहे हैं अप्रैल के अंदर, पर अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल टू मार्च का होता है। वो खर्चा मार्च का है, सैलरी दे रहे हैं अप्रैल में। तो अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, एक होती है एक्यूरल बेसिस, मर्केंटाइल अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेसिस। इंडिया के अंदर एक्यूरल बेसिस के ऊपर ही, मर्केंटाइल बेसिस के ऊपर ही अकाउंटिंग को कराता है, कैश बेसिस पे नहीं किया जाता, ठीक है। सो जब ये मेरा खर्चा मार्च का है तो मेरे को इसको कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मार्च में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा? मार्च में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे होगा वो तो हम आगे सीखेंगे, मैं अभी केवल आपको ट्रांजैक्शंस के नेचर को आइडेंटिफाई करना बता रहा हूँ। सैलरी दी नहीं है, सैलरी देनी है, सैलरी दी नहीं है, सैलरी देनी है। तो इसके नेचर एम्प्लॉयर की बुक्स में कैसे होंगे? इन तीनों ट्रांजैक्शंस के नेचर एम्प्लॉयर की बुक्स में कैसे होंगे और एम्प्लॉय की बुक्स में कैसे होंगे वो हम समझते हैं। तो पहले केस के अंदर जब हमने सैलरी ड्यू है, सैलरी हमारी ड्यू है, तो सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा है। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा, बिकॉज हम दे रहे हैं ना। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। हम सैलरी देंगे इसलिए हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि उसने पूरे महीने काम किया, हम देंगे, सैलरी तो देनी है पर अभी दी नहीं है, इसलिए क्या है? लायबिलिटी है। सैलरी खर्चा है हमारे लिए क्योंकि हमने सर्विसेज को परचेज करा है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज गुड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन बायर एंड सेलर। मेरा एम्प्लॉय सेलर है, मैं बायर हूँ, उसने सर्विसेज दी है, मैंने सर्विसेज ली है, तो मेरे लिए खर्चा है, पर मैंने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं, तो मेरे लिए लायबिलिटी स्टैंड है। पहले ट्रांजैक्शन का नेचर इस तरीके का है। पहले देखो, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके नेचर चार ही होंगे, नेचर चार ही होंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके नेचर चार ही होंगे, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी, नेचर चार ही होंगे। तो पहले ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉयर के लिए दो नेचर निकल के आते हैं, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। सैलरी खर्चा है, चूंकि दी नहीं है इसलिए लायबिलिटी है। अगले ट्रांजैक्शंस के अंदर एम्प्लॉयर के लिए क्या निकल के आता है? अगले ट्रांजैक्शन में सैलरी दे दी, अगले ट्रांजैक्शन में सैलरी दे दी, तो सैलरी क्या है? खर्चा है बेसिकली, और हमने पैसे दिए हैं, कैश में दिए हैं, तो मेरे लिए क्या है सर? मेरी असेट्स कम हो रही है। कैश मेरा क्या होता है? असेट्स होता है, मेरा धन दौलत होती है, मेरी संपत्ति होती है।
तो मेरा कैश कम हो रहा है, सैलरी दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, असेट्स कम हो रही है। तो अगेन दो चीजें आ गई। मैं फिर बता दूं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके नेचर केवल 4 ही होंगे। तो पहले ट्रांजैक्शन में नेचर था एक्सपेंस असेट्स लायबिलिटी, एक्सपेंस और लायबिलिटी। दूसरे ट्रांजैक्शन में जो नेचर है वो पहला खर्चा, दूसरा असेट्स कम हो रही है। ऐसे अपने को समझना पड़ेगा, तभी जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, जीएसटी के कैश लेजर, जीएसटी के क्रेडिट लेजर और ये 3B19 ये सब तभी समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, तो अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास है एडवांस सैलरी दे दी सर, सैलरी एडवांस में दे दी है। तो इसमें कौन कौन से नेचर इन्वॉल्व है? चूंकि सैलरी खर्चा है मेरे लिए, एडवांस में हालांकि दी है, सैलरी मैंने एडवांस में दी है, इसका मतलब सैलरी तो खर्चा ही रहेगी हमेशा क्योंकि मैं दे रहा हूँ, पर एडवांस में दे दी है। अभी उसने सर्विसेज हमको दी नहीं है, हमने पहले ही पैसा दे दिया है। हमारी कंपनी के अंदर हमारे एम्प्लॉय ने बोला भैया 5 तारीख को उसने बोल दिया कि मुझे सर 5,000 रुपये एडवांस में दे दो। तो ये क्या है, अभी उसकी सर्विसेज परचेज नहीं की है, अभी केवल एडवांस दिया है। तो एडवांस सैलरी क्या होती है, असेट्स है। क्यों असेट्स है? क्योंकि खर्चा नहीं हुआ है अभी, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो खर्चा नहीं होता है पर दी है वो क्या है, असेट्स है। ठीक है, तीसरे केस में क्या बनना है, हमारी असेट्स कम भी हो रही है क्योंकि मैंने पैसा तो दे दिया ना, पैसा दे दिया इसलिए असेट्स कम हो रही है। तो तीसरे ट्रांजैक्शन में एक है खर्चा, दूसरा है असेट्स, असेट्स कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है। ठीक है, एम्प्लॉय की बुक्स में ये कैसे अफेक्टेड होंगे? तो पहला ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय की बुक्स में, पहला ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय की बुक्स में सैलरी इनकम है क्योंकि उसको मिलेगी। दूसरा सैलरी उसको मिली नहीं है, अभी मिलेगी इसलिए असेट्स है। सैलरी मिली नहीं है, अभी मिलेगी इसलिए क्या है सर, असेट्स है। सैलरी मिली नहीं है, मिलेगी इसलिए असेट्स है, पर सैलरी मिलेगी है इनकम ही वो। इसके लिए खर्चा था, इसके लिए इनकम है, इसलिए सैलरी का कोई ग्रुप नहीं है। नेचर बताएगा ग्रुप क्या रखना है, अगर दी है तो ग्रुप एक्सपेंस, ली है तो इनकम। ठीक है, सैलरी पे करनी है तो लायबिलिटी है, सैलरी मिलेगी तो असेट्स है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर सैलरी चूंकि मिलेगी इसलिए इनकम है, पर मिल गई तो मेरी जेब में कैश बढ़ गया, असेट्स बढ़ गई। एम्प्लॉय के लिए क्या था, एम्प्लॉय के लिए सैलरी खर्चा, एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम। एम्प्लॉयर जब सैलरी दे रहा था तो कैश कम हो रहा था, असेट्स कम हो रही थी। एम्प्लॉय को जब सैलरी मिल रही है तो असेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। तीसरे ट्रांजैक्शन के अंदर एम्प्लॉयर के लिए सैलरी खर्चा था, एम्प्लॉय के लिए सैलरी इनकम है। एम्प्लॉयर के लिए एडवांस सैलरी असेट्स था, एम्प्लॉय के लिए एडवांस सैलरी लायबिलिटी है। मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपये सैलरी दे दी, उसकी महीने की सैलरी 5,000 रुपये है, हमने अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपये सैलरी दे दी एडवांस में। अब ये सैलरी पूरे 30 दिन की है, 10 दिन बाद ही मेरा एम्प्लॉय से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हमने एम्प्लॉय को आउट करा। तो एम्प्लॉय के लिए जो एडवांस में सैलरी ली हुई थी क्या थी, लायबिलिटी थी, क्योंकि 10 दिन उसने काम करा, 5,000 रुपये उसकी 30 दिन की सैलरी थी, 10 दिन की सैलरी काट के 20 दिन के पैसे वो मुझको वापस देगा, इसलिए एडवांस सैलरी एम्प्लॉयर के लिए असेट्स थी क्योंकि मेरे को तो वापस मिलने, मेरे लिए असेट्स थी। एम्प्लॉय के लिए क्या थी, एम्प्लॉय के लिए लायबिलिटी थी। ठीक है, और एडवांस सैलरी जो मेरे को मिलनी थी वो मुझे पहले ही मिल गई तो मेरी असेट्स भी कम हो गई। एम्प्लॉय, मेरी का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को जो पैसा मिलना था वो पहले ही मिल गया तो उसकी असेट्स कम हो गई। मान लो मेरे को 5,000 रुपये सैलरी है मेरी, मुझे मिलनी थी तो ये मेरी क्या थी, असेट्स थी। ये मेरा क्या था, असेट्स था, क्योंकि मुझे मिलेगा ना, मेरा धन दौलत है, पर मैंने पहले ही ले ली तो ये असेट्स मेरी अब नहीं रही। मतलब है महीना खत्म होने के बाद मुझे एम्प्लॉयर बाबा जी का ठुल्लू देगा, कुछ भी नहीं देने वाला ना, इसलिए मेरी असेट्स पहले ही कम हो गई। तो मैंने केवल एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है बेसिकली कि भैया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना। अगर मैं आपको अगर जीएसटी के ऊपर है थोड़ा सा और एडवांस में बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे समझो, हम जब जीएसटी को पे करते हैं, जब हम परचेज के ऊपर जीएसटी दे के आते हैं तो उसको हम आईटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो हमारे लिए क्या होती है, वो असेट्स होती है, क्योंकि हम अपने माल के ऊपर टैक्स को पे करके आते हैं तो क्या है, असेट्स है। जब हम लोगों को माल बेचते हैं, उनसे पैसा लेते हैं तो वो क्या है, वो लायबिलिटी है। हम सैलरी दे रहे हैं, खर्चा है। हम सैलरी ले रहे हैं, इनकम है। हम माल खरीद रहे हैं, खर्चा है। हम माल बेच रहे हैं, इनकम है। हम कंप्यूटर लेके आ रहे हैं, हमारे लिए असेट्स है। जो कंप्यूटर बेच रहा है उसके लिए इनकम है, उसके लिए सेल है।
तो ऐसे एक एक ट्रांजेक्शन्स को हमें समझना पड़ेगा। हमने TDS काटा, हमें गवर्नमेंट को देना इसलिए लायबिलिटी है, जिसका TDS कटा उसके लिए असेट्स है क्योंकि उसको पैसा वापस मिलेगा अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लोन दिया, हमारे लिए असेट्स है, जिसको लोन मिला उसके लिए लायबिलिटी है। लोन के ऊपर हमको ब्याज मिला, हमारे लिए इनकम है। हमने लोन के ऊपर ब्याज दिया, हमारे लिए एक्सपेंस है। आई होप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सर क्या है, ये आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को समझने का तरीका। तो आज की क्लास को मैं समअप करता हूँ यहीं पे। तो आज की क्लास में हमने सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 4 चीज़ों में है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। किसी भी ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट पे जो इफेक्ट आता है वो केवल 4 के अलावा 5वां कुछ भी नहीं है। इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इसी के ऊपर आपका टैली भी बना हुआ है, मैं आपको टैली पे चल के दिखाऊंगा जब हम टैली की क्लासेस लेंगे। तो इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इनकम क्या है, गुड्स या सर्विसेज को बेचने पे जो पैसा आया इनकम, उस इनकम को जनरेट करने में जो पैसा खर्च हुआ है एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। असेट्स, कोई भी ऐसी अमाउंट जो कंपनी के ऊपर ड्यू है वो है आपकी लायबिलिटी। तो इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी अगर समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। मैं कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। हमने सर TDS काटा किसी का, मेरे लिए लायबिलिटी है। TDS जिसका कटा उसके लिए असेट्स है। हमने GSTR 3B में टैक्स पे करा, हमारे लिए लायबिलिटी को हमने पे कर दिया। गवर्नमेंट के लिए इनकम हो गई है। हम माल खरीद के लेके आए, उसके ऊपर टैक्स पे करके आए, वो सर हमारे लिए असेट्स है। हमने सर माल को बेचा, उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। ऐसे आज से आप इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को समझोगे। अगर ऐसे समझ जाओगे तो सर सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर कुछ भी कठिन नहीं है। पूरी अकाउंटिंग ईजी है आपके लिए अगर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आ गया। और समझो, ऑनर कैपिटल लेके आया, ऑनर कैपिटल लेके आया, जो कैपिटल लेके आया कंपनी में लेके आया, कंपनी के लिए लायबिलिटी है। ऑनर के लिए एसेट्स है क्योंकि ऑनर ने इन्वेस्ट करा है कंपनी के अंदर। ये ट्रांजैक्शन को हम आगे जब रिकॉर्ड करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको बन जाएगी। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम सीखेंगे आगे, इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे सीखेंगे जर्नल एंट्री हमें कैसे बनानी है, कैसे हमने वो जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।